हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और फिर बड़े दिनों बाद लगा रहे हो ऑनलाइन क्लास। ओके बच्चों, क्या डिस्कस करना था हमें आज? हाँ जी, इसमें कौन सा करना था? 3A में बच्चों डी पार्ट। ओके, इसमें बताओ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कार मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक में, और हमें कहा है कि एक रॉड से अटैच किया हुआ है, पेंडुलम टाइप सिचुएशन है। तो एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक। तो जो मेन बात समझने वाली ये है कि फिगर कैसे बनाया जाए। फिगर आप कैसे बनाओगे यहाँ पे? कार का बैक व्यू। तो ये कार है ऐसे, जो आगे को जा रही है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से है। तो आप क्या करो, आप कार के फ्रेम में ही चले जाओ। तो कार के फ्रेम में इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रही होगी ऐसे। कितनी? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और दूसरा एम जी हो जाएगा। अब पूछा क्या है, एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक। तो मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल सर्कल स्मूथ इन अ सरफेस। बस ये इस तरीके का हो गया बच्चों। ऐसे एक कोन है,
और पार्टिकल उसमें इस तरह से सर्कल बना रहा है और एपेक्स एंगल 90 है, तो मतलब जो हाफ एंगल है वो 45 हो जाएगा। ठीक है जी। 4th में मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि लिखा हुआ है बैंक, बट वो बैंक है नहीं क्योंकि एंगल तो दिया नहीं हुआ है ना, तो ये बैंक वर्ड नहीं आएगा। आगे एक ये 7th क्वेश्चन है बच्चों, स्पीड मेंशन हुई होनी चाहिए 10 मीटर्स पर सेकंड, ये देख लो है कि नहीं। ओके, सर एलिवेशन ऑफ आउटर रेल अबव इनर रेल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मतलब जैसे अगेन पीछे से अगर हम देख रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि अगर एक ट्रैक हमारा ऐसे है तो दूसरा ट्रैक थोड़ा सा ऊपर को है, जिस कारण से जो ट्रेन है वो मतलब ऐसे एक तरह से बैंक ट्रेन बन गई। तो मतलब आपको ये हाइट डिफरेंस बताना ओके सर। है। आगे एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर जो उसमें डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना? हाँ वो हॉरिजॉन्टल। ओके सर। ट्वेल्थ क्वेश्चन का क्या मतलब है बच्चों कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोल टिल द स्ट्रिंग रप्चर्स। तो अगर आपने 11th क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, तो बच्चों एक
हाँ बच्चों, तो ये जो 12th क्वेश्चन है, तो अगर जैसे आपने 11th क्वेश्चन कर लिया, आपने टाइम निकाल लिया, ठीक है, आपको गिवन है कि जो पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है, ठीक है। तो अब आप फिर से ये कर सकते हो ना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लो। तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, उस पे आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, उसको r से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो तो सर्कल की फॉर्म में ही रहा है ना। हाँ, नहीं तो सीधा हाफ ए टी स्क्वायर ही कर दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। सर इसमें वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स से हम उसको सेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करा पाएंगे? हाँ कुछ होएगी, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बता दिया ना उन्होंने सीधा, जब एक्सेलरेशन ही बता दी तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं कि वो क्या चीज है। ओके सर। आगे बताओ। सेवनटीन्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, 17th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड हैज अ बीड which can slide along its length and initially there is a distance L from one end A of the rod। तो ये एंड A है और ये उस पे ऐसे बीड रखी हुई है हमने डिस्टेंस L पे। रॉड इज सेट in motion with constant angular acceleration alpha। ग्रेविटी निग्लेक्ट कर दी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट्स स्लिपिंग। अब बच्चों अगर हम इस बीड का एफबीडी बनाएं किसी भी टाइम टी पे, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? इस पे एक तो रॉड का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है, एक इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर एल, एक इस पे रॉड से फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी लेफ्ट को, जिसको मैं सीधा पुट कर सकता हूँ एज म्यू एन, है ना, क्योंकि लिमिटिंग स्लिपिंग की बात कर रहे हैं हम। बच्चों और कोई एक्सेलरेशन है इसकी? टेंजेंशियल भी होएगी, टेंजेंशियल कितनी हो जाएगी? अल्फा एल। तो आपकी क्या इक्वेशंस बन गई? n इज इक्वल टू m अल्फा एल और म्यू n इज इक्वल टू
एम ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। और इसमें आपको ये भी पता है कि जो ओमेगा है वो क्या होगा, अल्फा टी, तो इससे टी निकल आएगा। ठीक, आगे। ई पार्ट बचो, ई का फिफ्थ देखो बच्चों, यहाँ बच्चों वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं आना चाहिए था, एंगुलर स्पीड ही आना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी से गड़बड़ हो जाएगी। मतलब उन्होंने जो यूज किया हुआ है उसको ऐसे उसी के लिए किया हुआ है। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम एंगल जो भी बन रहा है। तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, आपको कहा है कि एक ऐसे रिंग है जो वर्टिकल डायमीटर के अबाउट घूम रही है, ठीक है। तो तो अब क्या है कि आपको कहा है कि इतना ओमेगा तक, इस रेंज तक हमें कहा है कि वो सबसे नीचे ही रहेगी, ठीक है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, आप मान लो कि पहले वो किसी एंगल थीटा पे है, ठीक है। तो अगर हम उसको ऐसे एक थीटा एंगल पे मानते हैं बीड को, तो यहाँ पे बच्चों उसका एफबीडी क्या बनेगा, उस पे एन ऐसे लग रहा होगा, एम जी नीचे, ओमेगा स्क्वायर आर लेफ्ट को। मुझे बताओ बच्चों फटाफट क्या इक्वेशन बनेगी। ऐसे बन जाएगा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, रेडियस क्या डलेगा बच्चों बताओ। रेडियस आर साइन थीटा डलेगा।
ठीक है, तो थीटा कट गया। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अगर डिवाइड कर दो तो यू गेट cos थीटा इज इक्वल टू g ओवर ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। एंड बच्चों जो cos थीटा है वो इट हैज टू बी लेस देन 1। मैं इक्वालिटी भी नहीं लगा रहा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि अभी हम किस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि बी लोअर मोस्ट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है ना। हम तो इस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि भाई थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है तो cos थीटा लेस देन 1 हो गया। तो यहां से बच्चों क्या निकल के आ गया आपके पास कि ओमेगा ग्रेटर देन रूट जी बाय आर, ठीक है। तो हमने इनडायरेक्टली सॉल्व किया बच्चों क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वाला, कि हमने कहा कि अगर थीटा ग्रेटर देन 0 हो तो ओमेगा की ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका उल्टा अगर हम कर दें, अगर हम इसमें से मतलब बाकी ओमेगा ले लें, वो क्या बना, ओमेगा लेस देन इक्वल टू रूट जी बाय आर। उस पे वो सबसे नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही ये है कि आप डायरेक्टली ये नहीं सॉल्व कर सकते कि वो कब सबसे नीचे रहेगा, आप इनडायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो कि आपने ये निकाल दिया कि वो कब ऊपर रहेगा, तो जो उससे केसेस बचे उसका मतलब है कि वहां पे वो नीचे ही रहेगा। आया समझ बच्चों। आगे नहीं, और कोई तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है ना, बस यही बन सकता है कि या तो वो इधर होगा, साइड पे होगा, या नीचे होगा। आगे बच्चों एफ पार्ट। इसमें अच्छा लिखा हुआ है एंगुलर एम्पलीट्यूड 90, इसका क्या मतलब है कि वो जो आपने उसको स्विंग किया है वो ऐसे किया 90 डिग्री एंगल से, तो यहाँ से आपने छोड़ा है उसको, इस तरह से वो रोटेट कर रही है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो बच्चों, आपको कहा है कि एक ऐसा एंगल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चों आप मतलब क्या कर सकते हो, एक बार सर्कुलर लगाने से पहले एक जनरल कंडीशन सोच सकते हो कि भाई नॉर्मली फोर्सेस जो होती हैं, एक टेंशन टी होती है और एक mg है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल में ही है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों,
कि डेफिनेटली वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी, तभी जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल में होगी ना। तो आपके पास एक कंडीशन निकल के आ गई कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशंस बना लो टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल में। मतलब करना क्या पड़ेगा आपको, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप v निकालोगे किसी एंगल थीटा पे, तो और फिर वही एफ बी डी से लिखोगे t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। और उससे फिर निकल के आएगा कि मतलब उसमें ये कंडीशन पुट हो जाएगी कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg। इसका आंसर आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे। ये जो 11th क्वेश्चन है ये इस तरीके से है बच्चों की, मतलब एक पॉइंट P है और इसके नीचे कुछ डिस्टेंस पे ऐसे एक नेल लगा हुआ है। तो क्या होगा कि जब स्ट्रिंग पहले वर्टिकल हुई, ठीक है, तो आप निकाल लोगे कि लोएस्ट पॉइंट की जो भी स्पीड आएगी। अब उसके बाद जो स्ट्रिंग है, अब जो वो सर्कल बन रहा है वो इस पॉइंट के अबाउट बन रहा है। ठीक है, तो मतलब हम अब उसके लिए कह रहे हैं कि अब पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, तो मतलब जो वेलोसिटी आई वो ये छोटे वाले सर्कल की मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब वो √5 g r छोटे वाले के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। टेंथ क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, वो कहानी सी लिखी हुई है लंबी सी, उतना कुछ काम नहीं है। बेसिकली क्या है कि पहले तो आप मोमेंटम कंजर्व करोगे, और फिर मोमेंटम कंजर्व करके बस आपको वो कंडीशन लगानी है कि वो जो टेस्ट ट्यूब है उसकी इतनी स्पीड हो, मतलब वो √5 g r वाली स्पीड हो। अंडरस्टूड? फोर्टींथ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने क्लास में किया था। मतलब बस ये कहा है कि लोएस्ट पोजीशन पे आपने √7 gl/2 वेलोसिटी दे दी, तो कितने एंगल पे जाके थ्रेड स्लैप करेगा टोटल।
आगे बच्चों। थर्टींथ का आंसर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। सर 15th में सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन है जो वो फ्रिक्शन वाला है, या फिर सर्कल में भी फ्रिक्शन है जो सर्कुलर पाथ है? नहीं, लिखा है क्लियरली कि उसके आगे तो स्मूथ वर्टिकल सर्कल है। ओके सर। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको कहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू मास सो दैट इट कंप्लीट सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो मतलब इसमें आपने क्या समझना है कि भाई हम जो दो बातें समझनी है कि ये जो अरेंजमेंट है इसका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें, चाहे वो बीच वाले मास को दें चाहे वो नीचे वाले मास को दें, सच दैट वो पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए। ये बात समझ आती है बच्चों? अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? तो बच्चों देखो, आप ये समझो कि ये रॉड तो एक ही है ना। तो अगर एक ही रॉड है तो 1 मिनट के लिए मान लो बच्चों कि मैंने जो नीचे वाली बॉडी है उसको वेलोसिटी v दी, ठीक है। तो रॉड का ओमेगा क्या आएगा? v/2l आ जाए। तो जो ये बीच वाला मास m है उसकी स्पीड क्या हो गई बच्चों? वो तो r रेडियस में घूम रहा है, क्या उसकी स्पीड v/2l इंटू l हो गई? v/2। तो इसका मतलब अगर आप सबसे नीचे वाले पार्टिकल को स्पीड देते हो v, तो बीच वाले पार्टिकल को स्पीड मिल जाएगी v/2, ठीक है। तो इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर हम बीच वाले को v/2 देंगे तो नीचे वाले को स्पीड क्या मिल जाएगी? v मिल जाएगी। करेक्ट। अब बच्चों ऐसे सोचो, जो सबसे नीचे वाला मास है उसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए? √4g2l।
और बीच वाले को कितनी चाहिए? रूट ऑफ 4GL। करेक्ट। ये मैंने वो स्पीड्स लिखी हैं जिससे मतलब जो कि मिनिमम स्पीड्स रिक्वायर्ड है उनको सर्कल कंप्लीट करने के लिए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अब बच्चों आगे सोचो। अब बात समझनी है ध्यान से। देखो मैं एक ही पार्टिकल को स्पीड दे सकता हूं, ठीक है ना, ये माइंड में रखो। तो और मुझे देनी भी कम से कम स्पीड है। तो बताओ बच्चों वो स्पीड क्या होनी चाहिए? तो अगर मैं बीच वाले पार्टिकल को बच्चों ये वाली √4GL स्पीड दे दूं, राइट, तो नीचे वाले को कितनी स्पीड मिल गई? इसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले को मिल गई 2 × √4GL, है ना? तो तो वो तो उसकी मिनिमम स्पीड से ज्यादा ही मिली इसको, तो नीचे वाला तो सर्कल कंप्लीट कर ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मानते हो? तो क्या आंसर बन गया? √4GL। तो ये मत सोचना कि हमने तो एक को स्पीड दी है दूसरे को स्पीड कैसे मिलेगी। तो ये तो क्योंकि रिजिड रॉड है, तो अपने आप अगर आप एक एक को स्पीड दोगे तो अपने आप दूसरे को भी स्पीड मिल जाएगी, और इसी रिलेशन से मिलेगी, ये जो v और v/2 वाला रिलेशन। आया समझ बच्चों ये क्वेश्चन? बच्चों एक सेकंड में चार्जर लेके आया। हाँ बच्चों।
पीछे आंसर कुछ और गिवन है, राइट? कुछ मिस किया क्या हमने? So that it completes vertically. अच्छा अच्छा, चलो एक मिनट बेसिक से करते हैं। हमने जो एक गलती की है, मतलब वो ये है कि हमने इंडिविजुअली दोनों की मैक्सिमम स्पीड्स की बात कर दी है ना। क्या पता इस सिचुएशन में एकदम से मतलब डायरेक्टली वो ना यूज कर सकते हो क्योंकि कनेक्टेड है। जो हमने रूट 4GL ड्राइव किया था वो किसके लिए किया था? वो तो सिंगल बॉडी के लिए किया था ना, सिंगल मास के लिए। तो सब एक छोटा सा चेंज लेके आते हैं। वो ये है कि इसको अ, सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों कि हमें स्पीड किसको देनी चाहिए, बीच वाले मास को या नीचे वाले मास को? अगर हमें कम स्पीड ही देनी है, बीच वाले मास को ऑब्वियसली ना, कि अगर हम बीच वाले को कोई भी स्पीड u देंगे तो नीचे वाले मास को तो अपने आप स्पीड 2u मिल ही गई। हाँ, ये रिलेशन तो है ही है। अब हम चाहते हैं कि ये रॉड इस तरह पहुंच जाए। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हुए। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो गई बच्चों? बोलो भाई बच्चों, इनिशियल एनर्जी क्या हो गई? एक बार वर्क एनर्जी लगाओ इस लोएस्ट पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन पे।
कर रहे हो बच्चों? इससे क्या बन गया देखो। फाइव बाई टू mu स्क्वायर इज इक्वल टू 6 mg/12। पीछे क्या कह रहे थे आप? √48/5। कहीं कोई 2 के फैक्टर की गलती की है क्या हमने? सर सेकेंड लास्ट स्टेप में भी आपने RHS में 1 2 एक्स्ट्रा नहीं लगा दिया? 6 mg/L। ये ऐसा लग रहा है देख के मुझे ना, इसमें ये जो आंसर दिया हुआ है ना, ये 2u दिया हुआ है बेसिकली, नीचे वाले मास की वेलोसिटी, है ना? तो मेरे ख्याल क्वेश्चन में यहाँ पे आना होगा लोअर मास। आई बात समझ बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे। आगे बच्चों। सर 18th क्वेश्चन में ना जो रिजल्टेंट फोर्स पूछा है वो उन्होंने उसमें मास नहीं इंक्लूड किया mg वाला, उसमें उन्होंने सिर्फ नॉर्मल वाला आंसर दिया हुआ।
अच्छा, मतलब ये रिजल्टेंट की जगह यहाँ रिएक्शन फोर्स से लिखवाना चाहिए, राइट? तो बच्चों आपको ये बात समझ आती है कि वो रूट 4GL वाला क्यों गलत था? क्योंकि वो हमने इंडिविजुअल बॉडी वाला रिजल्ट यूज कर लिया है ना, ये तो एक कंबाइंड बॉडी सी है कुछ, जहाँ पे 2 मासेस है। तो वो फॉर्मूला तो डिराइव ही 1 मास के लिए हुआ था। और कोई क्वेश्चन बच्चों? ये 19th क्वेश्चन बच्चों यही है आपके उसमें, आपके पास या कुछ चेंज है? बोलो बच्चों। यही है। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना था बेसिकली? सी, आपको ये पता है कि अगर आपको ऐसा इंश्योर करना है तो हाँ, एंड वाली लाइन में चेंज किया होगा थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज गलत है थोड़ी। तो आपको बच्चों ये पता है कि जो स्पीड है वो हमेशा इस पूरी मोशन में थ्रू आउट रूट GR से बड़ी होगी, है ना? जो थ्रू आउट जो स्पीड है बच्चों वो रूट GR से तो बड़ी है ना, पक्का? क्योंकि रूट GR कौन सी स्पीड है जो, मतलब मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही ले ली कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर रूट GR है, तो बाकी सब जगह तो उससे ज्यादा ही है। तो भाई इसका मतलब जो टाइम पीरियड है जो कि 2πr/v होता है, तो हम ये तो पक्का कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो मतलब यहाँ से v की अगर मैं वैल्यू निकालूं, मतलब v क्या बन गया, 2πr/t, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट GR। तो जो टाइम आएगा वो डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू 2π√r/g आएगा। आया समझ बच्चों?
और आगे चलो ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों एक बार। तो हम यहाँ पे थे बच्चों लास्ट टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों जो हमने बात सीखनी है, जैसे जो हम लास्ट टाइम एलिमेंट्स वाली बात कर रहे थे, तो हमने पिछली बार सीखा था लीनियर एलिमेंट लेना। नेक्स्ट बच्चों हम सीखेंगे आर्क या फिर कर्व्ड एलिमेंट लेना। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ? पिछले बार हमने एक रॉड को छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया था, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया था। आज हम सीखेंगे कि हम एक कर्व को कैसे बच्चों छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो बच्चों एक कर्व को छोटे पार्ट में ब्रेक करने के लिए व्हाट वी डू इज, जैसे हमने वहां लिया था x पे dx, ऐसे हम कहते हैं कि अगर हमने कोई एंगल थीटा लिया, तो अब इस एंगल थीटा पे अगर हम एक छोटा सा एंगल डी थीटा और बनाए, तो ये जो रेड वाला छोटा सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं आर्क एलिमेंट। ठीक है, ये बच्चों किस एंगल पे हुआ? थीटा एंगल पे, है ना? मतलब बच्चों अगर हम थीटा एंगल को वेरी करें अलग अलग रेंजेस के लिए, जैसे अगर मैं थीटा को 0 से 90 वेरी करता हूं, तो क्या बन जाएगा? क्वार्टर सर्कल बन जाएगा, है ना? ऐसे हम 90 से, ऐसे ही हम बच्चों अगर थीटा को 0 से 360 वेरी करेंगे तो फुल सर्कल बन जाएगा। अंडरस्टूड? और इसकी बच्चों लेंथ क्या हुई इस आर्क एलिमेंट की? आर डी थीटा, राइट? अंडरस्टूड बच्चों? ये समझ आया ये कैसे लिखा आर डी थीटा?
क्या कौन सा रिजल्ट यूज किया? थीटा इक्वल टू एल बाय आर वाला, राइट? क्लियर बच्चों? ओके, तो अब बच्चों इस अप्रोच को यूज करते हुए बच्चों ऐसे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है? आप इसका XCM और YCM ढूंढो। यूनिफॉर्म मास,
जसराज ठीक है, वंशिका साइन की प्रॉब्लम है, देखो दोबारा। शुभम गलत है। हाँ बच्चों देखो, इसमें क्या करना था। देखो, जो आपका डीएम होगा वो कैसे लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ना। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गई, m अपॉन पाई आर इंटू उसकी लेंथ इंटू आर डी थीटा। अब हमें क्या लिखना होता है इंटीग्रल में, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इंटीग्रल x डीएम। अब ये जो मास है बच्चों, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बताओ मुझे, सारे बताओ। r cos थीटा है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, r sin थीटा। तो हाउ विल यू राइट x कोऑर्डिनेट, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू x अपॉन, नीचे तो मास m आएगा, तो वो आपका बच्चों बन जाएगा 0। हाउ विल यू राइट y कोऑर्डिनेट, क्या ये समझ आया बच्चों सबको।
Any doubt in this? क्या आप बिना सॉल्व किए सीधा बता सकते थे कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा? एक बार सोच के बताओ मुझे। क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हो कि जितना एक्स एक्सिस के राइट पे मास है उतना ही एक्स एक्सिस के लेफ्ट पे, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपने घर पे ट्राई करना है, ये नोट करो। अब हम बात कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म डिस्क की, ठीक है? मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये दो मेथड से हो सकता है, ठीक है? वो दो मेथड हैं क्या? कि ईदर यू स्प्लिट द डिस्क इनटू रॉड्स बहुत सारी, या फिर यू स्प्लिट इट इनटू बहुत सारी सेमी रिंग्स। ठीक है, तो ये ट्राई करना है आपने। ओके, अगला टॉपिक हम बच्चों करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हेडिंग लिखो। ओके, तो अब बच्चों देखो, हमें पता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास होता है इसकी एक्सेलरेशन कैसे होती है? मान लो एक बॉडी है, मतलब उसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कैसे निकलती है? क्या सीखा था हमने? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों? नेट फोर्स अपॉन मास, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की जो मोशन होती है वो तो सिंपली इस पर ही डिपेंड करती है कि उस सिस्टम के ऊपर नेट क्या फोर्स लग रही है ना? हमें इंडिविजुअल फोर्सेस से तो एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है, तो लिख लो कि मोशन ऑफ सीएम इज डिपेंडेंट ऑन द नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अब बच्चों इसके हम कुछ केसेस करेंगे कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में हम कमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग कि सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे बच्चों अगर जो मैं फर्स्ट सिचुएशन लूं वो इस टाइप की लूं, हम एनएलएम में ऐसी सिचुएशन की बात करते थे, है ना, कि स्मूथ सरफेस है, एक वेज रखा हुआ है, उसके ऊपर एक मास एम है जो स्लाइड कर रहा है। तो हमें वैसे इस केस में दोनों बॉडीज की मोशन के बारे में क्या पता है कि जो स्मॉल एम है वो कैसे वो स्लाइड नीचे को कर रहा होगा, है ना, और कैपिटल एम के साथ क्या हो रहा होगा। वो किधर को जा रहा होगा बच्चों, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, वो राइट को जा रहा होगा, है ना, जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालते थे। खैर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि इस सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा होगा और वाई डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में सोचो, जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स डायरेक्शन में किस तरीके से मूव कर रहा होगा, लेफ्ट को या राइट को, मतलब उसकी एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही इस सिस्टम पे। क्या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में बच्चों? तो इसका क्या मतलब हुआ कि द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव इन एक्स डायरेक्शन। अंडरस्टूड? अब ऐसे ही मुझे सोचकर बताओ वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा सेंटर ऑफ मास के साथ। हाँ बॉडीज मूव कर रही हैं, यस, बट सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा होगा एक्स डायरेक्शन में। सौम्य शेखर कसम खाई हुई है क्या कि गलती से कोई ठीक आंसर ना दे दूं, बस जल्दी दूं। अब द क्वेश्चन इज कि वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा सेंटर ऑफ मास के साथ। ध्यान से सोच के बताना मुझे।
अभी तक गलत हैं सबके आंसर। ये बताओ बच्चों, इस सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? तो x का तो हमें पता चल गया 0। वाई डायरेक्शन में जो इस सिस्टम का एफबीडी होगा वो ऐसे ही होगा ना कि m प्लस एम जी नीचे को और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, जो ग्राउंड से आ रहा होगा। मानते हो? क्या बच्चों आपको पता है ये कि इन दोनों में से कौन सी फोर्स बड़ी है, n और m प्लस एम जी में से? यस नो बोलो। नहीं पता है ना, विदाउट सॉल्विंग तो हमें नहीं पता। अब तो मतलब x डायरेक्शन में तो हमने नेट फोर्स वाले मेथड से निकाल लिया था, y डायरेक्शन में हम नेट फोर्स से नहीं निकाल पा रहे, राइट? तो y डायरेक्शन में बच्चों हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, जो फॉर्मूला है ACM वाला। ACM क्या है? m1 a1 प्लस m2 a2 ओवर m प्लस m। अब इस फॉर्मूला से मुझे सोचकर बताओ बच्चों क्या निकल के आ रहा है। ये जो a1 a2 लिखे हुए हैं ये y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन ही है। इंडिविजुअल बॉडीज की। व्हाट कैन यू से अबाउट a1? तो स्मॉल m की बच्चों डेफिनेटली डाउनवर्ड कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होएगी, है ना? वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, उसकी डेफिनेटली कुछ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो है ना? व्हाट अबाउट a2? क्या कैपिटल M की डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है? नहीं, है ना? तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सोचूं, इसमें a2 0 है, a1 नीचे की तरफ है, तो इससे क्या समझ आता है बच्चों कि जो ACM होगा वो किधर को होगा? डाउनवर्ड होगा। आई बात समझ? तो अब बच्चों क्योंकि हमने यहां से निकाल लिया कि ACM कम है, अब हम दोबारा फोर्सेस वाले फिगर में जाके ये बता सकते थे कि अब बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो m प्लस एम जी से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा, है ना? ये बात हम सीधा नहीं कह सकते थे। तो वो चाहे जानबूझ के ये एग्जांपल लिया है हमने, क्योंकि इसमें क्या फायदा हो रहा है ना, मतलब कि x वाली मोशन कैसे पता चल गई? नेट फोर्स से। और y वाली मोशन कैसे पता चली? m1 a1 प्लस m2 a2 वाले फॉर्मूला से, राइट? आई बात समझ बच्चों?
चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों यही नोट्स ही अच्छे से रिवाइज करने हैं दोबारा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के। ये एक ऑल टुगेदर नया कंसेप्ट है बच्चों, बाकी चीजें तो फिर भी हो सकता है आपने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी हो, ये सब कुछ कभी नहीं पढ़ा हुआ आपने पहले, राइट? तो प्लीज स्पेंड टाइम ऑन दिस, नहीं तो उड़ जाओगे। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, बाय।